This is the continuous solution video of exercise 1.2. And the previous video we have to do done question number 1 to 3, and in this video we have to complete question number 4 onwards. ठीक है, तो यह हम क्वेश्चन 4 से 12 तक कंप्लीट करेंगे। सब बात आपको पता ही है कि इससे पहले वीडियो देख लेनी है, एक बार को इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेनी है और एग्जांपल्स वीडियो भी देख लेनी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सो दैट मॉडुलस फंक्शन यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। सो दैट मॉडुलस फंक्शन जो कि एफ से डिनोट किया हुआ है और रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ना तो वन वन है ना ऑन टू है। नाइदर को कोई लोग निदर भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन से चलते हैं हमारी दुनिया में, देश में अलग अलग। तो मॉडुलस फंक्शन को हमको ना तो वन वन ना ऑन टू ये प्रूव करना है। तो देखो, मॉडुलस फंक्शन के बारे में सारी जानकारी आपको क्लास 11 से पता होनी चाहिए। क्लास 11 में हमने आपको मॉडुलस फंक्शन समझाया था कि मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन खुलती है ना, एक्चुअल में मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन खुलती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स हो जाती है अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स आएगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मॉड एक्स कैसे खुलेगा, अगर ये अंदर वाला एक्स पॉजिटिव है तो एक्स, नेगेटिव है तो माइनस एक्स। ठीक, इसका हमने आपको 11th क्लास में ग्राफ भी समझाया था, तो फिलहाल मैं ज्यादा डिटेल में ग्राफ नहीं बताऊंगा। तो क्या कह रहा है ये, इसका ग्राफ इस तरह बनता है जो हमने क्लास 11 में बनाया था। ठीक हो गया, तो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स वाली होती है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया। ये मैंने वैसे बताया आपको, इसकी यहाँ पे वन वन ऑन टू की कोई जरूरत नहीं थी वैसे तो। ये मैंने आपको सिर्फ मॉडुलस फंक्शन की जानकारी के लिए बताया कि मॉडुलस फंक्शन होता कैसा है। मेरा काम यहाँ पर क्या है, मॉडुलस फंक्शन के लिए वन वन एंड ऑन टू को ना वन वन है ना ऑन टू है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम कई बार बता चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन को नॉट वन वन या नॉट ऑन टू प्रूव करना है तो ओनली वन एग्जांपल इज सफिशिएंट। एक एग्जांपल से भी काम चल जाएगा। एक एग्जांपल ऐसा दे दो जो इसको नॉट वन वन कह दे, और एक एग्जांपल ऐसा दे दो जिसको नॉट ऑन टू कह दे। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, मॉडुलस तो आप पता ही है ना आपको। जरा सा एक बार एरो डायग्राम में चीजों को फिल करते हैं, पहले वीडियोस की तरह, पहले क्वेश्चंस की तरह। रियल नंबर से रियल नंबर पर है, फंक्शन है मोड एक्स। नेगेटिव इधर है, जीरो भी है, पॉजिटिव है। एंड सिमिलरली हियर नेगेटिव आल्सो जीरो आल्सो पॉजिटिव। जब जीरो रखोगे तो मॉडुलस ऑफ जीरो वी गेट जीरो। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर यहां भरोगे तो इसकी इमेज पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और जब मैं इसमें नेगेटिव भरूंगा तो भी इमेजेस पॉजिटिव ही आएंगी, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव से जब बाहर निकल के आएगा। मॉडुलस हमेशा हमको वैल्यूज कैसे देता है, मॉडुलस हमको वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है या फिर जीरो देगा। जीरो कब देगा, जब जीरो होगा तो जीरो देगा। पॉजिटिव भरोगे तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रखोगे तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें टू रखता हूं मॉडुलस ऑफ टू तो टू आएगा, और अगर माइनस टू रखता हूं तो मॉडुलस ऑफ माइनस टू भी टू ही आएगा। तो क्योंकि दो एलिमेंट्स की कौन कौन है, टू और माइनस टू की एक ही इमेज हो रही है, तो फंक्शन इज नॉट वन वन। क्लियर। तो सिंस क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ टू इज इक्वल टू टू। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 4 कुछ भी, ये भी टू। एरो डायग्राम बनाकर इस तरह चीजों को अच्छे से दिखा सकते हैं। टू की इमेज टू आएगी, माइनस टू की इमेज भी टू आएगी। सो एफ इज नॉट वन वन। ऐसे ही करना है, जब एग्जांपल देते हैं फिर ऐसे करते हैं। ये काम सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, जरा सिर्फ समझाने के लिए। एफ इज नॉट वन वन, तो एफ इज नॉट वन वन। ठीक, बात करेंगे ऑन टू की। क्या नेगेटिव नंबर कभी किसी एलिमेंट की इमेज बनेगी? भाई जीरो की जीरो बन रही है, पॉजिटिव नंबर्स की पॉजिटिव नंबर्स बनेगी, नेगेटिव नंबर्स की भी पॉजिटिव नंबर्स ही बनेगी। नेगेटिव नंबर किसी की भी इमेज नहीं बनेगी, तो नेगेटिव नंबर्स एग्जॉस्टेड नहीं हो पाएंगे। नेगेटिव नंबर किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये लिखेंगे हम यहां पर, सिंस ऑल नेगेटिव रियल नंबर, सिंस ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स in codomain, since all negative numbers in codomain are not the image of any x, जो बिलोंग किससे कर रहा है, डोमेन वाले आर से,
तो ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन, कोडोमेन के सभी रियल नंबर डोमेन के किसी भी नंबर की इमेज नहीं बनेगी, सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो इस तरह हमने इसको 1 1 ऑन टू नहीं है ये प्रूव करा। ठीक, तो ये तो सिंपल तरीका है अपना। अगर मैं आपको दो तरीके, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो के हर क्वेश्चन में बताता आ रहा था, दो तरीके से और भी देखते हैं। एक देखते हैं रेंज वाले तरीके से। मॉडुलस फंक्शन की रेंज कितनी होती है, ये ऑप्शनल है, और अगर चाहो तो कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है ना भाई, मॉडुलस जब हम सोल्व करते हैं तो या तो वैल्यू 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो मॉडुलस फंक्शन की रेंज कितनी होती है, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, या तो 0 या उससे बड़ी। जबकि इसका कोडोमेन कितना है, जबकि इसका कोडोमेन कितना है, रियल नंबर। तो क्योंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो हम इस तर्क को देके भी कह सकते हैं, सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, इसके बजाय इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक, तो नोट करेंगे इसको। अगर चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। अच्छा, ग्राफ में क्या बताया था कि फंक्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाती है, कर रही है ना एक से ज्यादा पॉइंट पर, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन के ग्राफ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू को लेकर बताया था कोडोमेन में, कोडोमेन बोले तो आर में, इस पूरे रियल नंबर में पूरा वाई एक्सिस क्या होता है, कोडोमेन। याद रखना हमेशा किसी फंक्शन के लिए पूरा का पूरा वाई एक्सिस क्या हो जाता है, कोडोमेन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आर, अगर हम कोडोमेन में कुछ लाइंस ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर एक भी लाइन ऐसी है जो फंक्शन के ग्राफ को कट ही नहीं कर रही, तो फंक्शन नॉट ऑन टू होता है। ऑन टू होने के लिए कोडोमेन में ड्रॉ की गई हर एक लाइन फंक्शन ग्राफ को कट करनी चाहिए। ये हमने पहले बहुत कई बार बता दिया आपको। तो इस तर्क से भी हम फंक्शन को नॉट ऑन टू कह सकते हैं। तो मैंने आपको ग्राफिकल तरीका बता दिया, एरो डायग्राम से बता दिया, थ्योरेटिकल अप्रोच से बता दिया, ऑप्शनल बता दिया। ठीक, पेपर में आप बोर्ड के हिसाब से ये वाला मसला करके आएंगे। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन, दिस इज फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन एंड वी studied about this function in class 11th on the chapter number 2 relation function on the introduction exercise 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th में हमने इस फंक्शन को पढ़ा था, ग्राफ ड्रॉ किया था, डोमेन रेंज के बारे में बात की थी। डिटेल वीडियोस के लिए आप उसमें उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो सो दैट द सिग्नम फंक्शन, इस सिग्नम फंक्शन को जो कि f है, डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और 3 डेफिनेशन गिवन है कि fx की वैल्यू 1 होगी इफ x ग्रेटर देन 0, fx की वैल्यू 0 होगी इफ x इज इक्वल टू 0, fx की वैल्यू -1 होगी इफ x लेस देन 0। इस फंक्शन को भी नीदर 1 1 नोर ऑन टू प्रूव करना है। ठीक, तो नीदर 1 1 नोर ऑन टू प्रूव करने के लिए पहले मैं आपको इस फंक्शन की कुछ जानकारी दे देता हूं कि जब मैंने क्लास 11th में आपको फंक्शन समझाया था ना, तो फिलहाल मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। ये इसका ग्राफ था कक्षा 11 में 2.2 फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंस के टॉपिक में मैंने उसको पढ़ाया था आपको। तो फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या दे रहा है, ये 1। जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या देगा हमको, 1। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगी उस टाइम पर हमको, -1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। और इस फंक्शन के अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, ये मैं आपको इसके डिटेल के बारे में बता रहा हूं फिलहाल। तो डोमेन फंक्शन का होता है रियल नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है। ग्राफ 0 पे भी है, 0 से बड़े के लिए भी है, 0 से छोटे के लिए भी है। रेंज की अगर हम बात करें तो फंक्शन की रेंज होती है ये वाला सेट, -1 0 1, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन, अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 होगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 होगी, और अगर x लेस देन 0 है तो -1 होगी। यहां भी देख सकते हैं कि 0 पे वैल्यू 0 है, और 0 से बड़े के लिए वैल्यू सिर्फ 1 है, और 0 से छोटे के लिए वैल्यू सिर्फ -1। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका रेंज सेट। ठीक, और ज्यादा डिटेल के लिए जा सकते हैं आप क्लास 11 की वीडियोस में। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए मेरे को कह रहा है कि नीदर 1 1 नोर ऑन टू, ना तो 1 1 नोर ऑन टू प्रूव करो, ना तो 1 1 है ये नोर ऑन टू। तो सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। पहले एक बार मैं आपको एरो डायग्राम में चीजें फिल कराता हूं।
हम अपने हमेशा तरीके की तरह। तो यार रियल नंबर इसका क्या है हो गया, डोमेन। नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। इधर भी नेगेटिव भी हैं, नंबर्स नेगेटिव भी हैं, नंबर्स जीरो भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और स्पेशली नेगेटिव में मैंने नेगेटिव -1 को अंकित कर लिया, और प्लस में मैंने पॉजिटिव 1 को अंकित कर लिया, जीरो को भी मैंने अंकित कर लिया। अंकित मतलब लिख दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सुनो यार एक बात, पहले सिग्नम फंक्शन को थोड़ा समझते हैं, बच्चों को अक्सर सिग्नम फंक्शन पता नहीं होता। सिग्नम ऑफ एनी वैल्यू, बोल लो कुछ भी, मैंने कहा 5, सिग्नम ऑफ 5। तो देखो 5 ग्रेटर देन जीरो होता है, या इक्वल जीरो होता है, या लेस देन जीरो होता है। भाई 5 होता है ग्रेटर देन जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी 1। ये कह रहा है किसी भी फंक्शन, किसी भी वैल्यू का सिग्नम क्या हो जाएगा, 1 होगा, अगर वो जीरो से बड़ा है। हम कह रहे हैं सिग्नम ऑफ 4, ये भी तो 4, 1, ये 4 भी तो जीरो से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा 1। जितनी भी वैल्यू जीरो से बड़ी है, हाँ देखो ना भाई, जितनी भी वैल्यू जीरो से बड़ी है, इन सभी वैल्यूज का सिग्नम 1 होता है, सभी का सिग्नम 1 होता है, ये कह रहा है। तो ये 1 1 कहां से रह गया भाई, 5 की इमेज भी 1, 4 की इमेज भी 1। ये जीरो से बड़ी जितनी भी वैल्यू दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो सारी वैल्यू है ना, ये सब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है, इन सब की इमेज 1 ही है। तो ये 1 1 कहां से रह गया, जितनी भी ये नेगेटिव इमेजेस हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, इन सब की इमेज -1 है, और जीरो की जीरो है। लिखा तो है, ग्रेटर देन के लिए 1 है, नेगेटिव के लिए -1 है, जीरो के लिए जीरो है। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, साफ दिख रहा है, ठीक है। ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि केवल ये 3 वैल्यू इमेज बन रही है। रियल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना, इमेज कौन बन रहा है, इन सब की इमेज 1 है, जीरो की इमेज 0 है, इनकी इमेज -1 है। सिर्फ ये 3 नंबर ही इमेज बनेंगे, बाकी बेचारे इमेज नहीं बनेंगे। तो ऑन टू भी नहीं है, हो गया प्रूव, लिख दो यहां पर। तो नोर, अगर ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो एक एग्जांपल काफी होता है, बताया था मैंने आपको। तो फिर एक एग्जांपल से बात को खत्म कर देंगे, कह के कि क्योंकि सिग्नम ऑफ, कुछ भी ले लो यार, ये ले लो ना, सिग्नम ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड सिग्नम ऑफ 4 इज इक्वल टू आल्सो 1, ठीक। बल्कि ऐसे लिखो f(x), f5 इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 5 1, f4 इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। एरो डायग्राम में भी चीजों को स्पष्ट कर दो। 5 और 4 के लिए इमेजेस 1 ही आएंगी, इवन 5 4 के लिए नहीं, हर पॉजिटिव नंबर के लिए इमेजेस 1 आएंगी। दिखा दिया हमने केवल इन दोनों को। सो f इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट 1 1, ठीक। बात करते हैं ऑन टू की। फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि सिर्फ ये 3 नंबर ही इमेज बनेगी, बाकी नहीं बनेंगे। तो लिखना सिंस, क्योंकि ओनली, -1 0 एंड 1, ऐसा लिखो, क्योंकि ओनली एलिमेंट्स -1 0 एंड 1 इन कोडोमेन, क्योंकि ओनली एलिमेंट्स -1 0 एंड 1 इन कोडोमेन आर द इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू r। किसी भी x बिलोंग्स टू r के लिए इमेज सिर्फ यही है, और तो नहीं है ना। सो f इज नॉट ऑन टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको फंक्शन की डिटेल पता है तो कोई दिक्कत कभी नहीं आती, बिल्कुल भी, ठीक है। और की मैं अगर बात करूं आपके सामने, जो हम तरीका बताते हैं बार बार आपको, कोडोमेन और रेंज वाला, अगर मैं इस फंक्शन की कोडोमेन के बारे में बात करूं, ये ऑप्शनल हो जाएगा ना। कोडोमेन कितना है इसका, r। रेंज सेट कितना है इसका, रेंज इसका वो लिखिए मैंने उधर, -1 0 1। तो क्योंकि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, क्योंकि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। ये वाला या तो ये करना या ये करना, दोनों मत करना, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। नोट करेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है। एंड f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f a से b में फंक्शन है, कह रहा है कि सो दैट f इज 1 1। तो सो दैट f इज 1 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या है सर, क्या कह रहे हो भाई? अच्छा क्वेश्चन है सर, ये तो मजाक है हमारे लिए, है ना? ये तो मजाक कर रहा है हमारे साथ बुक वाला, जिसने बुक लिखी है ना, ये हमारे साथ मजाक कर रहा है इस टाइम पे। ये कोई क्वेश्चन है भाई? 1 1 on 2 प्रूव करने के लिए हमने इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक, ग्राफ बनाकर भी, वैसे भी और ऐसे भी। ये कहां से टपक गया बीच में? क्या करना है इसमें? वैन एरो डायग्राम बनाओ, और तो कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। It is clear that by arrow diagram f is 1 1. It is clear that ये बनाना है। It is clear that in arrow diagram, it is clear that in arrow diagram f is 1 1. Question complete, hence proved. 7 के दो पार्ट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक साल बाद आ जाता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन। मतलब इन ईच केस, मतलब दोनों पार्ट में चेक करना है कि 1 1 on 2 है या फिर नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं है। 1 1 on 2 मीन्स बाइजेक्टिव। तो 3 - 4x, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन 3 - 4x एक्चुअली इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इन नंबर को चेंज कर दूं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 11, x की पावर अगर एक ही रखूं, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। एक्चुअल दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ a + bx। दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a + bx। ठीक है, ये a + b की फॉर्म में है। यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू हो गई -4, a b की वैल्यू अलग अलग, तो फंक्शन भी अलग अलग, मगर है इसी फॉर्म का। तो इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को मुझे 1 1 और on 2 इसने शायद चेक करने के लिए कहा है या प्रूव करने के लिए कहा है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। तो एक तो आप ये बात याद रखना, लीनियर फंक्शन, दिस इज लीनियर फंक्शन, दिस इज लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। ये 1 1 on 2 होता है। अब इसने चेक करने के लिए कहा हो, प्रूव करने के लिए कहा हो, वो बात अलग है, वो तो हम इधर फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे ही। मैं याद रखना, a + bx की फॉर्म का हर फंक्शन हमेशा 1 1 on 2 होता है अपने डोमेन और रेंज के अंदर। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि क्लास 11th में हमने लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखा था, एक पर्टिकुलर केस में देखा था। एक्चुअल में लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो कैसे बन सकती है? इन नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो क्योंकि ये फंक्शन आप साफ देख रहे हैं कि जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है ग्राफ वाला, कि अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो ये फंक्शन 1 1 है। और जितनी भी लाइन कट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सब की सब इस लाइन को कट करेंगी, तो फंक्शन ऑन टू भी है। ये सब मैंने आपको बताई हुई है बातें। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है, ये बात ध्यान रखें। तो लेकिन इसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना, अपना जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से इसको हम 1 1 and on 2 प्रूव करेंगे। जिस अप्रोच से हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं अब तक, उसी अप्रोच से क्या करते हुए आए हैं हम लोग? लेट x1 and x2 बिलोंग्स टू r, मतलब ये वाला r मतलब डोमेन। लेट x1 and x2 बिलोंग्स टू r, डोमेन से करता है सच दैट मतलब कैसे? सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या होगा? क्योंकि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो फंक्शन ऑफ x1 क्या बन के आएगा ऊपर से? 3 - 4x1। fx2 क्या बन के आएगा? 3 - 4x2। दोनों तरफ से 3 कैंसिल हुआ, तो -4x1 -4x2। दोनों तरफ से -4 भी कैंसिल हुआ, तो दिस इज x1 इज इक्वल टू x2। आ गया ना? तो क्योंकि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चले थे और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो f इज 1 1, सो f इज 1 1। ठीक है, बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है वो लगाएंगे। क्या करते हैं हम लोग? लेट y बिलोंग्स टू r, r मतलब कोडोमेन वाला सेट, बाद वाला। लेट y बिलोंग्स टू r मतलब कोडोमेन, सच दैट, माना कि y बिलोंग करता है r से, सच दैट fx इज इक्वल टू y। अब आपको तरीका याद है ना? fx इज इक्वल टू y को लेकर चलना है, fx की वैल्यू पुट करनी है ऊपर से, 3 - 4x इज इक्वल टू y। यहां से x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y।
तो -4x इज इक्वल टू y -3, -4 गया अपॉन में, तो 3 - y/4। तो x की वैल्यू x की वैल्यू y की टर्म्स में आ गई। अब कुछ ध्यान है क्या? अब आपको एरो डायग्राम बनाना है, सेट दोनों ही रियल नंबर्स के हैं और y की वैल्यू उधर से रखनी है उठा के, y की वैल्यू उधर से उठा के यहां रखनी है और सोल्व करना है। और जो आएगा वो देखो कि वो यहां पर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। दोबारा सुनो, y की वैल्यू यहां रखनी है, रखनी यहां से देख के हैं। y की वैल्यू कुछ भी रखो जो मन में आ रही हो, जो मन में आ रही हो वो वैल्यू उठाओ, यहां पुट कर दो, कैलकुलेट करो, जो आएगा ये देख के बताओ कि वो यहां होगा या नहीं। अगर होगा तो ऑन टू भी होगा, नहीं होगा तो ऑन टू नहीं होगा। मैंने कहा 36 रख लो, यहाँ पे 36 है, 36 रख लो, तो क्या बनेगा ये 3 - 36/4, तो माइनस के 33/4। ये मेरे ख्याल से माइनस के 8 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा। तो क्या माइनस के 8 पॉइंट समथिंग रियल नंबर में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, हमने कहा जीरो रखो, जीरो भरो, ये वाली जीरो भरोगे तो 3/4, 3/4 कुछ 0.7 करके आएगा। यहां होगा क्या? हाँ होगा। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी y उधर हैं उन सभी के लिए जो x निकल के आएगा वो यहां जरूर होगा, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। समझ में आई बात? ये तो बताया था उस दिन कि y की वैल्यू उधर से रखो, यहां पर जो आएगा वो वैल्यू x की होती है, और अगर वो वैल्यू यहां है तो फंक्शन ऑन टू है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो क्या रीजन देंगे हम यहाँ पर? हम लिखेंगे, मैं इसका रीजन यहां लिख रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, अच्छा इसको हटा दोगे इधर से, इसको अब हटा दूं क्या? क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, बाद वाले से देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। बस इस बात में सारी लैंग्वेज आ गई, क्योंकि हर एक y बिलोंग्स टू r के लिए एक x भी बिलोंग कर रहा है r में, सो f इज ऑन टू, बस ये लिखना है, सो f इज ऑन टू। ठीक है, काम खत्म। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे एक बार और, क्योंकि ये बात मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको दोबारा कराऊंगा एक बार और। कब? जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे इनवर्टेबल फंक्शन का, ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा वो पढ़ाऊंगा आपको इनवर्टेबल फंक्शन, वहां पर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लूंगा एक बार और। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे, चलते हैं फिलहाल सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो हमसे, कुछ नहीं किया उसने, फंक्शन को चेंज कर दिया, एक फंक्शन को सिर्फ चेंज कर दिया और पूछ रहा है कि वही 1 1 है या नहीं। तो एफ मैपिंग है रिलेशन आर, सेट आर से आर पे, और डिफाइन कैसे है 1 + x²। दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक के फंक्शन के बारे में हम वैसे तो कहते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होता और ये ऑन टू भी नहीं होता। क्वाड्रेटिक फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता, ऑन टू भी नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको, चलो एक बार कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। लेकिन इस बात को हम याद नहीं रखेंगे, इसको मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि रियल नंबर के केस में तो ये बात ठीक हो जाएगी। समझ रहे हैं कुछ बात? रियल नंबर का अगर सेट है दोनों वाले, डोमेन को डोमेन, तब तो ये बात ठीक है जो मैं बोल रहा था अभी अभी कि 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। लेकिन अगर सेट नेचुरल नंबर के बन गए ना, तब रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इसको स्टैंडर्ड नोट इसका नहीं लिखवाऊंगा। तो चेक करेंगे फिर भी, फिलहाल मैं बता दूं कि नहीं होगा। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग करते हैं r से, डोमेन वाले r से, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 क्या बन के आएगा 1 + x1², 1 + x2²। क्लियर? दोनों तरफ से 1 कैंसिल हुआ, तो x1² इज इक्वल टू x2²। अब ये बता दो जरा मुझे सोच के कि अगर दो रियल नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हैं तो क्या वो रियल नंबर इक्वल होते हैं क्या? ये वही बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इससे पहले वीडियो में किया था हमने कि अगर दो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स इक्वल हैं, देखो इक्वल हैं 9 आता है, मगर भाई ये रियल नंबर खुद कहां इक्वल हैं? ये खुद कहां इक्वल है? नहीं है ना। तो अगर x1² इक्वल टू x2 के है तो x1 इक्वल टू क्या होगा ±x2। मतलब हम ये कह सकते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ठीक है,
चलें आगे। लेट y बिलोंग्स टू r, जो कि बिलोंग करता है किससे, कोडोमेन से, सच दैट एफ एस इज इक्वल टू वाई। y बिलोंग्स टू r कर रहा है कोडोमेन से, सच दैट एफ एस इज इक्वल टू वाई। तो क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स कितना है इधर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब सुनो जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई माइनस 1 का रूट और प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। अब जो तरीका मैंने अभी इसके फर्स्ट पार्ट में लगाया था, उसी अप्रोच से समझाता हूं आपको बातें, उसी अप्रोच के साथ। रियल नंबर नेगेटिव भी होंगे भैया, जीरो भी होंगे भैया, पॉजिटिव भी होंगे। मैं कह रहा था कि इधर की कोई भी वैल्यू उठाओ, यहां पुट करो y की जगह, जो वैल्यू सोल्व होके आएगी वो मानी जाती है x की वैल्यू। और अगर वो वैल्यू यहां है तो ऑन टू है, सारी होनी चाहिए, अगर एक भी नहीं है तो नहीं होगी। अब मन घुमाओ, दिमाग घुमाओ, कुछ भी रखो। आपने कहा जीरो, रखो जीरो, जीरो रखूंगा ना मैं यहां पे, जीरो पे बन जाएगा भैया नॉट डिफाइन। तो मतलब x एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। बल्कि मैं बात कहूंगा अगर, तो यहां पर ना आप, क्योंकि y माइनस 1 करोगे, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जब जब आएगा तब तब x डिफाइन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब जब आपका y ग्रेटर देन 1 रहेगा, सुन लो मेरी बात, y की वैल्यू नेगेटिवली डिफाइन हो जाएगा तुरंत, नेगेटिव के लिए, ओ सॉरी ग्रेटर कह रहा हूं, छोटा होगा। अगर y एक है, सुनो, अगर y एक रखोगे, एक में से एक गया जीरो, निकल जाएगा। और अगर y एक से बड़ा रखोगे ना, अगर 2 3 4 या पॉइंट में रखोगे, अगर एक से बड़ा रखोगे तो भी डिफाइन हो जाएगा। अगर y एक से छोटा है तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। y अगर इस एक से छोटा है, ऊपर की तरफ है, जीरो है, नेगेटिव है, तो ये डिफाइन नहीं होगा भाई x बिल्कुल भी, तो मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लिख दूंगा ये बात, क्योंकि फॉर ऑल y लेस देन 1, सुनो मेरी बात, क्या कह दिया मैंने, जितने भी y, फॉर ऑल सभी y जो कि लेस देन 1 है, उनके लिए देयर एग्जिस्ट x डज नॉट बिलोंग्स टू r। इस बात के अंदर बहुत गहरी बात है ये, मेरी बात को ध्यान से सुना करो। जैसे संत महात्मा होते हैं ना, संत महात्मा की मधुरवाणी होती है जैसे, तो बहुत गहरी बात कह जाता हूं मैं भी कई बार उनकी तरह, महात्माओं की तरह। ये बहुत गहरी बात है। फॉर ऑल y लेस देन 1, जितने भी y छोटे हैं एक से, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग नहीं करता r से, उन सभी के लिए x बिलोंग नहीं करेगा r से, सो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। क्लियर होगी बात। सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी अप्रोच के साथ नंबर्स को मिलेंगे आपको। ठीक, ये सब बातें समझाने के लिए थी, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, अगर किसी बच्चे को ग्राफ वाला तरीका ज्यादा पसंद आ गया है तो उसके लिए मैं ग्राफ भी बनाकर दिखाता हूं इस फंक्शन का आपको। अगर किसी बच्चे को ग्राफ वाला तरीके से मोहब्बत हो गई है तो उसके लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं कहूं तो ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया मैंने इसको। ठीक है, और जैसे मैंने एक क्वेश्चन में ग्राफ बनाया था ना आज, वो तो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ इस तरह बनता है। ठीक, मगर ये तो क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ अब ऐसे बनेगा, 1 पे जाएगा वो, फिर 0,1 से रख के देख लो ना यार, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर तो रही है। अब अपने अप्रोच पे आओ, अगर ग्राफ पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं और वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जा रही है, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो 2 पॉइंट पर कट करेगी तो फंक्शन इज नॉट 1 1। दूसरा ऑन टू का तरीका क्या है, फंक्शन के कोडोमेन में, यानी कि y एक्सिस पर, कोडोमेन है r, कोडोमेन में x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर एक भी लाइन ऐसी बची जो फंक्शन को कट ही नहीं करती तो नॉट ऑन टू। यहां तो ये नीचे की सारी लाइनें ऐसी हैं जो फंक्शन को कट नहीं करेंगी, तो नॉट ऑन टू। समझ में आ गया। तो मैंने एरो डायग्राम से बता दिया, थ्योरेटिकल अप्रोच से बता दिया, ग्राफ से बता दिया। अगर किसी को एरो डायग्राम पसंद ज्यादा आ गया है, वो क्या नाम है तरीका और भी है, सॉरी रेंज वाला, तो जरा इसकी मुझको रेंज बताओगे क्या फंक्शन की। फंक्शन की रेंज बताने का मैंने आपको ग्राफिकल में सब बताया हुआ है ना,
फंक्शन के ग्राफ की परछाई वाई एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है। फंक्शन के ग्राफ की परछाई वाई एक्सिस पर यहां से यहां तक पड़ सकती है क्या? भाई इधर इधर तक खड़े को टॉर्च मारो, यहां पड़ेगी, इधर टॉर्च मारो यहां पड़ेगी। तो फंक्शन की रेंज क्या है? 0 टू वाई के लिए 1 टू इनफाइनाइट। वाई के लिए क्या है? 1 टू इनफाइनाइट। ये फंक्शन की रेंज हो गई भैया। इसकी रेंज कितनी हो गई? 1 टू इनफाइनाइट। और कोडोमेन कितना था इसका? कोडोमेन कितना था इसका? सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऐसे भी कर सकते हैं। ये तरीका बोर्ड में वैलिड है। ये तरीका भी बोर्ड में, ये तो तरीका बोर्ड का है ही। ये तरीका देखो वैलिड तो तरीका है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ ग्राफ वाला, बस ठीक है। चेक करने के लिए सफिशिएंट है, चेक कर सकते हो आप। चलो जी, नोट करेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और कह रहा है 8 में कि एफ लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है। चलो जी, सो दैट एफ मैपिंग है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, छोड़ देते हैं कई बार तो, है ना। बहुत ही क्वेश्चन यार ये तो। फंक्शन जो है वो सेट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर डिफाइंड है। देखो दिक्कत उनको आती है जिनको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। प्रीवियस नॉलेज अगर आपको है तो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए के होगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी की इमेज कौन होगा? ऑर्डर्ड पेयर बी ए होगा। ऑर्डर्ड पेयर ए बी की इमेज कौन होगा? ऑर्डर्ड पेयर बी ए होगा। तो कह रहा है कि फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करो। बाइजेक्टिव मींस वन वन एंड ऑन टू प्रूव करो। बाइजेक्टिव मींस वन वन एंड ऑन टू। देखो जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना कि क्वेश्चन ही क्या है, उनके लिए मैं बताता हूँ। मैं एग्जांपल दूंगा, हालांकि क्वेश्चन को मैं एग्जांपल प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन आपको फील कराने के लिए मैं एग्जांपल जरूर दूंगा। एक सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। इधर मैं इसका एक कहने को रफ है मगर इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा जैसे कि वो कह रहा है ना कि ए और बी दो सेट है। मैंने कहा ए तो है 1 और 2, बी है 3 और 4। जरूरी नहीं है हम एलिमेंट्स ज्यादा ही मान सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स सेम मानने, इस पे ज्यादा उसको कम मान सकते हैं, अलग अलग मान सकते हैं। तो फंक्शन डिफाइन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर। जरा ए को भी फाइंड करो क्लास 11 की तरह। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ 3 जाएगा, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। चलो जी, बी क्रॉस ए फाइंड करो। बी क्रॉस से फाइंड करो। तो बी क्रॉस से क्या होता है? बी क्रॉस से होता है 3 को लो भैया, 3 के साथ 1, 3 के साथ क्या आएगा? 2, 4 के साथ 2, पहले क्या लिखेंगे? 4 के साथ 1 एंड 4 के साथ 2। तो ये हमने ए क्रॉस बी फाइंड करा और ये हमने बी क्रॉस ए भी फाइंड करा। अब ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी सेट से, ये सेट मैंने मान लिया, ये वाला सेट ए क्रॉस बी है और ये वाला सेट बी क्रॉस ए है। तो पहले ए क्रॉस बी में एलिमेंट लिखता हूं मैं, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। इधर लिखता हूं भैया बी क्रॉस ए में 3 1, 3 2, 4 1, 4 2। इसी समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको। अभी कह रहा है कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक फंक्शन एफ डिफाइन है कि फंक्शन ऑफ ए बी, मतलब ए बी की इमेज बी ए होगी, 1 3 की इमेज 3 1 होगी, 1 4 की इमेज 4 1 होगी, 2 3 की इमेज 3 2 होगी, 2 4 की इमेज 4 2 होगी। भैया 1 1 भी है, ऑन टू भी है। फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है और उधर का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो इमेज ना बना हो। तो फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है। तो क्वेश्चन प्रूव मैंने कर दिया, समझा दिया आपको। तो हम क्या बोलेंगे? एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज एफ इज बाइजेक्टिव। एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। अगर मैं सेट को बड़े लूंगा ना तो भी ऐसे ही होगा। भाई सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होते हैं उसके उल्टे ऑर्डर पेयर ही बी क्रॉस ए में होते हैं। और फंक्शन में वही है कि ए बी की इमेज उसका उल्टा ऑर्डर पेयर है, तो एक की इमेज एक ही बनेगा। एक तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी और इधर कोई भी अनऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, सब इमेज बन जाएंगी। अब इस काम को यहाँ कर दो बस, छोटे वाले पोस्ट में। वो मत करके आना एग्जाम में, वो समझाने के लिए था आपको। करना ये है जैसे कि करते हुए आए हैं अब तक, हम करते हुए आए थे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहां पर क्योंकि एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो मैंने मान लिया लेट a1 b1 पहला एलिमेंट एंड a2 b2 दूसरा एलिमेंट।
बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी में सच दैट, बिलोंग किस में करते हैं, ए क्रॉस बी में सच दैट कि फंक्शन ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू किसके साथ है, फंक्शन ऑफ a2 b2। भाई ये तो करते गए थे ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, वो अब कराया। अब फंक्शन ऑफ a1 b1 तो क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर b1 a1, और फंक्शन ऑफ a2 b2 क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर b2 a2। भाई समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आई बात सर। हम क्या करते थे, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलते थे और x1 इज इक्वल टू x2 लाकर दिखाते थे, फंक्शन क्या कहते थे 1 1 हो गया। अब भी तो वही करा है, ये fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो fx1 क्या बन गया b1 a1, ये बन गया b2 a2। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो, क्लास 11th की कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहली डेफिनेशन पे जाओ, पहले क्वेश्चन पर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। और अगर b1 b2 इक्वल है, b1 b2 इक्वल है और हम कह रहे हैं a1 a2 भी इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए आपस में। तो जो ऑर्डर पेयर a1 b1 है वही ऑर्डर पेयर a2 b2 है। तो हमने वही काम तो करा, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले थे, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो क्या कहेंगे f इज 1 1, तो क्या कहेंगे f इज 1 1। तो क्वेश्चन मैंने पहले आपको यहां समझाया, फिर अपनी पुरानी थ्योरेटिकल अप्रोच से यहां समझा दिया। ऑन टू के लिए सिंपल लिखना है, कुछ नहीं करना, यहां पे लिखना है आपको, सिंपल लिखना है, क्योंकि फॉर ऑल क्या लिखोगे, फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, जितने भी बी ए बिलोंग करेंगे बी क्रॉस ए में, ध्यान सुनना मेरी बात, जितने भी बी ए बिलोंग करेंगे बी क्रॉस ए में, देयर एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है, देयर एग्जिस्ट जरूर करेगा ए बी ए क्रॉस बी में। बताइए क्या लिखा मैंने, भैया जितने भी बी ए बिलोंग करेंगे बी क्रॉस ए में, उन सभी के लिए ए बी भी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में। समझ में आया, जितने भी ऑर्डर पेयर बी क्रॉस ए में है उन सभी के लिए प्री इमेजेस जरूर है ए क्रॉस बी के अंदर। तो जितने भी फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओ। किस तरह से बिलोंग करेगा कि फंक्शन ऑफ ए बी किसके साथ इक्वल आएगा बी ए के, इस तरह से तो होगा ना, सच दैट, साफ लिख दो थोड़ा सा, सच दैट फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके आएगा बी ए के। तो क्या कहेंगे, सो एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, और क्योंकि 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो हैंस एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। समझ में आ गया क्या, चलें आगे, ठीक है नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 9 पर, एफ मैप्स एन टू एन। एफ मैपिंग है नेचुरल नंबर के सेट से और नेचुरल नंबर के सेट पर। एफ कहां से कहां मैपिंग है, एफ मैपिंग है भैया एन से एन पर। फेवरेट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स का बिल्कुल ही फेवरेट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, अक्सर स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ना, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन की वजह से इस वीडियो पे आए हैं, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है बाकी क्वेश्चन तो बच्चे ज्यादातर कर ही लेते हैं, इसमें जिनको दिक्कत आती है तो स्पेशली इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए इस वीडियो पे आते हैं। तो मेरे खासकर व्यूज जो हैं वो इस क्वेश्चन की वजह से आते हैं इस वीडियोस पर, ठीक है, तो इसलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो क्या क्या कह रहा है भाई, फंक्शन ऑफ एन से एन, सेट एन से एन पर, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलो जी, फंक्शन की डेफिनेशन दो है, एफ एन की वैल्यू ये यूज करेंगे अगर एन ओड है, एफ एन की वैल्यू ये यूज करेंगे अगर एन इवन है। जस्टिफाई द फंक्शन बाइजेक्टिव और नॉट, बाइजेक्टिव है या नहीं ये बताना है, मतलब 1 1 है या नहीं, ऑन टू है, दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी, तो हम दोनों चेक करेंगे इसके, 1 1 भी और ऑन टू भी। तो पहले मैं आपको इस फिगर के अंदर इसको प्रूव करा देता हूं, फिर इसका आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन भी देंगे इधर। सुनो भैया, 1 कह रहा है, 1 की इमेज क्या होगी, फंक्शन है कितना f, फंक्शन क्या है यहां पर
एफ। वन बोल रहा है भैया, एन इज ओड, वन, वन ओड है ना, तो ओड के लिए क्या बनेगा, वन। ओड के लिए ये लेना है, इवन है तो फिर ये लेना है, तो वन प्लस वन टू, टू बाई टू वन, ठीक है। तो वन की इमेज वन। जब टू होगा ना तो इवन आ गया, तो टू रखोगे तो टू बाई टू वन, टू बाई टू वन, वन नहीं है, दो की इमेज की बन गई, वन वन नहीं है। और चलते हैं आगे, थ्री रखो, थ्री प्लस वन, भाई ओड है ना, थ्री, थ्री प्लस वन फोर बाई टू, तो टू, फोर, फोर लेंगे तो फोर बाई टू, चार बटे दो, दो आएगा। ऐसे ही फाइव रखेंगे तो फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू, थ्री, और सिक्स बाई टू जब जब छह रखोगे इवन, तो छह बटे दो, तीन। तो हमने क्या देखा कि दो दो एलिमेंट की एक इमेज जा रही है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेवन रखेंगे, सेवन ओड है, तो सेवन प्लस वन एट बाई टू फोर, और एट इवन है तो एट बाई टू फोर। तो इतना भी एहसास हो गया होगा कि इधर का कोई भी एलिमेंट अनऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, ये प्रोसेस जारी रहेगा ऐसे ही। हर दो एलिमेंट की एक इमेज, हर दो एलिमेंट की एक इमेज, मतलब हर एलिमेंट इमेज बनेगा, तो फंक्शन ऑन टू ये वाला आपका होगा, ऑन फंक्शन ये वाला आपका होगा, वन वन नहीं होगा, ऑन टू होगा, ठीक। तो जो चीज नहीं होगी उसके लिए एक एग्जांपल काफी है, और जो चीज होगी उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। तो इसके लिए वन वन कैसे दिखाते हैं, सुनो मेरी बात। इसके लिए वन वन दिखाऊंगा पहले मैं। तो वन वन नहीं है क्योंकि मेरे को फील आ गया, हमको पता लग गया कि वन वन नहीं है, तो फिर तो एक एग्जांपल ही काफी है। तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं, लेट, हमने कहा कि वन और टू दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं सेट एन से, यानी कि डोमेन से। अब हमने निकाला एफ वन की वैल्यू, क्योंकि एन वन मतलब कि ओड है, तो यहां से निकालेंगे वन प्लस वन बाई टू, तो दो बटे दो एक आ गया। अब टू निकाल लेंगे, इसको बना देना क्वेश्चन में इस बार, टू आ गया, तो टू इवन है तो टू बाई टू वन। तो क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, सिंस ये फिगर बना देना चाहो तो, वन के लिए भी और टू के लिए भी इमेज वन ही आ रही है, ये भी बना के आना इस बार। सो एफ इज नॉट वन वन, एफ वन वन नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे इसके ऑन टू की। अक्सर बच्चों को इसका ऑन टू में ही प्रॉब्लम आती है, वन वन फिर भी कर लेते हैं लोग बाग, ऑन टू में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑन टू का देखो तरीका एक है, एन को इवन वगैरह मान लो, ओड मान लो, आर में ले आओ चीजों को, ओड है तो टू आर प्लस वन, इवन है तो टू आर, उससे कर सकते हैं, बड़ा तरीका है। मैंने तरीका आपको एग्जांपल में बताया था, एक एग्जांपल भी था ऐसा, इस एक्सरसाइज का एक एग्जांपल भी था ऐसा, वहां भी मैंने तरीका बताया था। तो वो बड़ा तरीका अवॉइड करो, उससे मत करना, मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा उससे करना। सिंपल तरीका क्या है, कुछ नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, मुझे बस आप इस फंक्शन की रेंज बता दो एक बार क्या है। बाय द एरो डायग्राम, बाय द एरो डायग्राम वी से दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज क्या होती है, कोडोमेन का वो एलिमेंट जो इमेज बन रहा है, कॉल्ड रेंज। सब इमेज बनेंगे यहाँ तो वन भी बनेगा, टू भी बनेगा, सब बनेंगे, इन शॉर्ट एन, एन इसका इमेज है। कोडोमेन क्या है, एन। और हम क्या कह रहे हैं यार क्वेश्चन में आपसे, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो फंक्शन इज ऑन टू, सिंपल, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो एफ इज ऑन टू। सिंपल तरीका लगाना है, रेंज भी एन है, कोडोमेन भी एन है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज ऑन टू। इंडिया छोड़ो, दुनिया में कोई नहीं काट सकता, ठीक। तो क्योंकि फंक्शन वन वन नहीं आया था, ऑन टू आ गया, तो फाइनली हम बोलेंगे हैंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव, हैंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ध्यान से समझना इस बार। एक सेट ए है, सेट ए क्या है, रियल नंबर माइनस थ्री, रियल नंबर में से तीन को हटा दो, जो बचेगा वो ए है, क्लियर। सेट बी है, रियल नंबर माइनस वन, रियल नंबर में से वन को हटा दो तो सेट बी हो गया। ए में थ्री नहीं है, बाकी सब नंबर है, बी में वन नहीं है, बाकी सब नंबर है। और अब एक फंक्शन डिफाइन किया गया ए से बी पर, जो कि ये फंक्शन है, और इसको वन वन ऑन टू प्रूव करना है। समझ में आ गया तरीका अपना पुराने वाला, क्या कहेंगे हम, तरीका अपना
पुराने वाला तरीका अपना, पुराने वाला। इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव प्रूव करने बोला है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 let x1 and x2 belongs to A, let x1 and x2 belongs to A such that fx1 is equal to fx2। अब क्योंकि हमने कहा है कि fx1 is equal to fx2, तो fx1 क्या बनेगा वहां से परिभाषा से, fx1 बनेगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और fx2 क्या बनेगा वहां से, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। और अगर मैंने x1 इज इक्वल टू ला दिया तो वी से दैट f इज 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा, x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 और x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3 करो जी। x1 की मल्टीप्लाई x2 में, x1 x2, x1 की 3 में 3x1 माइनस 2x2 प्लस के 6 इज इक्वल टू x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। जो दोनों तरफ होगा और साइन भी सेम होंगे वो कटेगा, x1 x2 कटेगा, 6 भी कटेगा, तो माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1। x1 वाले एक तरफ कर लो, x2 वाले एक तरफ कर लो, माइनस 3x1 ये इधर लेके आओ तो प्लस 2x1, और ऐसे ही इधर माइनस 3x2 तो इधर हो जाएगा प्लस 2x2, माइनस 3x1 प्लस 2x1 तो माइनस x1, और ऐसे इधर माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1, सो f इज 1 1। सिंपल, वेरी सिंपल, जैसे करते भाई अब तक वैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, f इज 1 1। अब बात करेंगे इसके ऑन टू के बारे में, बात करेंगे इसके ऑन टू के बारे में। ऑन टू का भी अपना पुराना तरीका, क्या करते थे हम लोग, लेट y बिलोंग्स टू b सच दैट, लेट y बिलोंग्स टू b सच दैट fx इज इक्वल टू y, ये करते हैं ना। अब क्योंकि fx इज इक्वल टू y, मतलब fx कौन है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y। यहां से y की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको उधर भेज दो, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3y, ठीक हो गया। वाई एक्स को इधर ले आओ, 2 को उधर भेजाओ, x कॉमन आ गया तो 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y, x की वैल्यू क्या बनी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। याद आया कुछ? यहां पर आकर क्या करना होता है मुझे, यहां पर आकर क्या करना होता है, यहां पर ये करना होता है कि दोनों सेट ये ए है ये बी है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, बाकी सब इसमें है 3 के अलावा, बाकी सब उसमें है 1 के अलावा। यहां से y की वैल्यू यहां भरो, यहां से y की वैल्यू उठाओ, कुछ भी, एक तो है ही नहीं लिखा ना उसने, तो यहां पे लिख दो y की वैल्यू एक तो हम लेंगे ही नहीं, y इज नॉट इक्वल टू 1, और एक के अलावा सब भरो, और जो वैल्यू आप यहां भरोगे सोल्व करके जो आएगा अगर वो यहां मिल गया तो फंक्शन ऑन टू होगा। मैंने कहा 8 भरो, अरे भाई जब 8 भरोगे तो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रेशनल, इरेशनल, जैसा भी आएगा होगा तो रियल नंबर ही, 3 नहीं होने का बस, 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि समझ की बात, इसमें सिर्फ 3 ही तो नहीं है, इसमें 3 के अलावा बाकी जो दुनिया भर के सब नंबर है, इस सेट के अंदर 3 के अलावा सब नंबर है, और इसके अंदर 1 नहीं है, क्योंकि 1 का फंक्शन डिफाइन ही नहीं होने का, नीचे 1 का क्या 0 बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा केस, पहले मैंने कर रखा उसमें। तो मैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जितने भी y यहां पे हैं अदर देन 1, उन सभी को मैं यहां पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, जो भी मिलेगा वो यहां जरूर होगा, पक्का होगा, क्योंकि सेट रियल नंबर का है, 3 तो नहीं है खाली इसके अंदर, तो फंक्शन हमेशा हमारा कैसा होगा, ऑन टू। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b
जितने भी y बिलोंग करेंगे b में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, उन सभी के लिए x ही बिलोंग करेगा a में। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, जितने भी y b में बिलोंग करेंगे उन सभी के लिए x भी जरूर बिलोंग करेगा a में। सो f इज ऑन टू, सो f इज ऑन टू, तो f इज 1 1 एंड f इज ऑन टू। ग्राफ इसका नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, वैल्यूज खतरनाक खतरनाक निकल के आएंगी, तो हमने इसको सिंपल करा क्वेश्चन को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो f मैपिंग है r से r पे एज एफ इज इक्वल टू एक्स रेज 4 पावर, x की पावर 4। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने किया था, उसमें 2 पावर थी, इनमें 4 इसमें 4 पावर है। तो 1 1 एंड 1 2 चेक करना है, उसके आधार पर नीचे के जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब कि r, सच दैट लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट, किस तरह से कि fx1 इज इक्वल टू fx2। अब क्योंकि हमने कहा है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 की पावर 4 और fx2 हो जाएगा x2 की पावर 4। अब मुझको खुद सोच के बताओ, बच्चों की तरह मत कर देना कि 4 स्टार कट गया और f1 इक्वल टू लिख दिया, और बच्चों का खेल होता है 9-10 क्लास का। तो क्या करना था, अगर दो रियल नंबर्स की 4 पावर इक्वल है, दोनों रियल नंबर है ना, तो क्या वो रियल नंबर इक्वल होंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में यह बात अच्छी तरह समझाई थी कि अगर ये दो रियल नंबर हैं, इनकी अगर इवन पावर है तो वो इक्वल आते निकल के, मगर ये खुद तो इक्वल नहीं है ना भाई। दो रियल नंबर की 4 पावर यानी कि इवन पावर इक्वल होती है, कि वैल्यू इक्वल होती है, मगर वो खुद इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो क्या कहोगे, x1 इज नॉट इक्वल, सॉरी x1 किसके इक्वल आएगा, माइनस x2 के, प्लस माइनस x2 के। x1 यहां से किसके इक्वल आएगा, प्लस x2 भी आ सकता है भाई, क्योंकि ये बात ऐसे भी चल रही है, और अगर हम दोनों को सेम रखें तब इक्वल है। अब तो इक्वल हो जाएगा ना, मतलब इक्वल हो भी सकता है नहीं भी, प्लस माइनस में वैल्यू आएंगी, तो फाइनली हम कहेंगे कि इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी मतलब कि नहीं आएगा। ये बात हमने आपको समझाई थी क्वेश्चन नंबर 2 में। सो f इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट 1 1। बात करेंगे यार ऑन टू की, बात करेंगे ऑन टू के ऊपर। ऑन टू के लिए अपना वही तरीका पुराने वाला, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जहां पर वाई क्या है, लेट वाई बिलोंग टू आर, कोडोमेन वाला आर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अपने कहा है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा यहां पर, एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई, और एक्स कितना बन जाएगा, वाई की पावर 1/4। ठीक है क्या, आओ यहां देखते हैं फिगर में एक बार, रियल नंबर नेगेटिव 0 पॉजिटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, पावर 4 है, x की पावर 4 का दिया हुआ है रिलेशन, तो 0 की पावर 4 0 होगा। पॉजिटिव नंबर की जब भी 4 पावर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी, और नेगेटिव नंबर की जब 4 पावर करोगे वो भी पॉजिटिव ही आएगी। मतलब नेगेटिव नंबर अनऑक्यूपाइड हो गए, नेगेटिव नंबर किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे यहां पर, वही वाला काम जो स्क्वायर्स में होता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस नेगेटिव, बल्कि वैसे शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि फॉर ऑल वाई लेस देन 0, समझ आया कुछ, जितने भी वाई लेस देन 0 हैं, मतलब ये वाले जो एलिमेंट हैं, जितने भी वाई 0 से छोटे हैं, देयर एग्जिस्ट x डज नॉट बिलोंग्स टू r, उनके लिए x बिलोंग नहीं करेगा r में। मतलब कि नेगेटिव वाले नंबर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे। तो फॉर ऑल वाई लेस देन 0, जितने भी वाई लेस देन 0 हैं उनके लिए x r में नहीं है, तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। तो ना तो भैया ये 1 1 आया, ना ये ऑन टू आया। और मैंने आपको एक बार शायद बताया था कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होते उनको बोलते हैं मैनी वन, ये मैनी वन है, और जो ऑन टू नहीं होते वो इन टू होते हैं। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन कह रहा है ये, पहला कह रहा है एफ इज 1 1 ऑन टू, नहीं आया। एफ इज मैनी वन ऑन टू, मैनी वन तो आया मगर ऑन टू भी नहीं आया, बी भी नहीं होगा। एफ इज
नाइदर वन वन नोर ऑन टू, डी होगा भाई। एफ इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, ना वन वन ना ऑन टू। नोट करेंगे इसको, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट। फंक्शन एफ आर से आर पर डिफाइन इस प्रकार से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अगर एफ एक्स इक्वल टू 3x है ना, तो मैं बता रहा हूं फंक्शन वन वन ऑन टू होगा। लिख लो, फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होगा। क्यों होगा? अरे बताया तो था आज क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में, लीनियर फंक्शन ऑलवेज वन वन ऑन टू इन अपने डोमिनेंट रेंज में। भाई ये लीनियर फंक्शन तो है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का ही तो है, जहां बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 3 है। तो फंक्शन जो है लीनियर फंक्शन हमेशा वन वन ऑन टू होता है। तो आंसर तो क्वेश्चन का ए पता लग गया हमको। अगर एमसीक्यू आएगा तो आप डायरेक्ट लगा के आ सकते हो, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। मगर अगर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्वेश्चन अगर आया तो कैसे करेंगे? वही तरीका पुराने वाला, तो वही तरीका पुराने वाला। लेट एफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन क्या बनेगा? 3x1, और एफ एक्स टू क्या बनेगा? 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 के आ गया। तो वी कैन से दैट f इज 1 1। वी कैन से दैट f इज 1 1। ऑन टू पे आओ। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन वाला r, माना कि y बिलोंग करता है कोडोमेन वाले r में, सच दैट इस तरह बिलोंग करता है कि f जो है वो y के इक्वल है। अब क्योंकि भैया एफ एक्स वाई के इक्वल है और एफ एक्स की वैल्यू है 3x, तो y, तो x कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3। क्या समझा रहे हैं हम आपको बार बार डायग्राम के अंदर? इसके से क्या करना है? नंबर नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है। यहां का y यहां पुट करो, जीरो भी रख कर देखो, पॉजिटिव भी रख कर देखो, नेगेटिव भी रख कर देखो, और अगर वैल्यूज मिल रही है, x की वैल्यू आ रही है इधर है, तो ऑन टू होगा। भाई तुम यहाँ पे 8 रखोगे तो 8/3 इधर मिल जाएगा, 0 रखोगे 0 इधर मिल जाएगा। नेगेटिव की कोई भी वैल्यू y की यहां रखोगे, जो आएगी यहां जरूर मिलेगी। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। जितने भी y बिलोंग कर रहे हैं r में, उन सभी के लिए x भी बिलोंग कर रहे हैं r में। सो f इज ऑन टू। सो f इज ऑन टू मतलब ऑप्शन ए। सो f कैसा होगा? ऑन टू होगा। ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकल अप्रोच से देखना चाहो, कैसे देखना चाहो? अगर हम इस क्वेश्चन को, पहले बताइए पूरा समझ में आ गया ना? कोई स्पेशल काम नहीं किया, जैसा अब तक करते हुए वैसे किया हमने इसको। ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफिकल अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफिकल अप्रोच में मैंने समझाया था कि y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। y इज इक्वल टू 3x, 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 3 आएगा, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9। तो 0 के लिए 0, y के लिए 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, इस तरह से एक इस तरह से लाइन मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक। अब क्या समझाया था? एक ऑन टू सॉरी वन वन चेक करने के लिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और करो जहां मन करे वहां करो। अगर एक लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन वन वन होता है, और अगर कोई लाइन ऐसी है जो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए तो वो वन वन नहीं होगा। तो चाहे आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लेना, कहीं भी कर लेना, एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेगी, एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेगी, एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो एफ इज वन वन। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं एफ इज वन वन। दूसरी बात, फंक्शन के कोडोमेन में, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक वाई एक्सिस, पूरा वाई एक्सिस कोडोमेन होता है। पूरे कोडोमेन में लाइन ड्रॉ करो, अगर एक लाइन भी तुमको ऐसी दिख गई जो फंक्शन को कट ही नहीं कर रही, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और अगर सारी कट कर रही है तो ऑन टू होगा। तो यहां पर तो सारी लाइंस कट कर रही है ना, तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो ग्राफिकल अप्रोच से भी हम क्वेश्चन को इस तरह प्रूव कर सकते हैं। अब बात तो कर लेते हैं, एक और तरीका मैंने आपको समझाया था इसका, एक तरीका मैंने इसका आपको और भी समझाया था, रेंज वाला। इस फंक्शन की रेंज क्या है? इस फंक्शन की रेंज, फंक्शन के ग्राफ की परछाई वाई एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है वो रेंज होता है। तो इस फंक्शन की परछाई एक्स एक्सिस पर नीचे से ऊपर तक पड़ सकती है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका रेंज है। और इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है?
जो कि गिवन है, इस फंक्शन का कोडोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो क्योंकि रेंज इज इक्वल टू किसके आ गया, कोडोमेन के, तो भी हम कह सकते हैं एफ इज ऑन। तो मैंने आपको हर तरीके से, जितने भी दुनिया में तरीके हैं, बल्कि दुनिया में तो बहुत सारे हैं, कि देखो सुनो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की सहायता से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल की हेल्प से भी हम प्रूव कर सकते हैं, 1/(1/2) चेक कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। 3 तरीके और भी हैं, डिफरेंशिएशन से की हेल्प से कर सकते हैं, टेंजेंट नॉर्मल की हेल्प से कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से भी इसको हम 1/(1/2) चेक या प्रूव कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं। फिलहाल हमने जितने तरीके आपको बताए सारे करा दिए हैं, और यहाँ पर हमारा बहुत बेहतरीन और अच्छा टॉपिक कंप्लीट हो गया है 1/(1/2) बाइजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। और जैसे भी आपने फील किया है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको नया, उसका नाम होगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 एग्जांपल है उसके ऊपर, एक्सरसाइज कोई नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन की इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल में। थैंक यू।